बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 9th क्लास फिज़िक्स यूनिट 3 डायनामिक्स। असल में हम फिज़िक्स की एक ब्रांच मैकेनिक्स है, उसकी फर्दर दो टाइप्स हैं वो पढ़ रहे हैं। एक है काइनेमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 2 का नेम था, अब ये चैप्टर नंबर 3 इसका नेम है डायनामिक्स। अच्छा, इसमें हम मोशन का जो ऑब्जेक्ट इन मोशन है उसका मुताला करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं विद काज ऑफ मोशन। और काज ऑफ मोशन क्या थे? वो था जी फोर्स एंड मैस। काज ऑफ मोशन कि किसी ऑब्जेक्ट में जो मोशन पैदा करती है वो फोर्स पैदा करती है, और मैस ये काज ऑफ मोशन कैसे हुआ, ये क्या रीज़न है कि ये काज ऑफ मोशन है। लॉ ऑफ इनर्शिया याद करें, हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में कि एक चीज़ रेस्ट पे है तो उसकी मैस ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका इनर्शिया ज़्यादा, यानी कि वो रेजिस्ट करेगी। ज़्यादा लोड लगाओगे तो चलेगी, कम जोर से नहीं चलेगी। और एक चीज़ ज़्यादा रफ्तार से चल रही है, ठीक है जी, उसको रोकने की कोशिश की, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, उसका इनर्शिया ज़्यादा। अच्छा, ज़्यादा रफ्तार की मिसाल यहाँ पे गलत होगी, ज़्यादा मैस ही की बात रखें। ज़्यादा मैस है, अगर रेस्ट पे है तो उससे फोर्स लगाएंगे तो उससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और अगर वही चीज़ मूव कर रही है तो उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, उसका इनर्शिया ज़्यादा। क्यों? रफ्तार तो थोड़ी सी है जी, वजह ये है कि उसकी मैस ज़्यादा है। तो ये काज ऑफ द रीज़न मैस एंड फोर्स। अच्छा, ये मोशन की स्टडी को आगे बढ़ाते हुए न्यूटन ने 3 लॉ फार्मूलेट किए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 लॉ, और वो तीनों काज ऑफ मोशन के तहत हैं। तो पहला जो लॉ है वो उसको पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, स्टेटमेंट। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब लॉ होता है उसकी डेफिनेशन नहीं होती, स्टेटमेंट होती है। लेकिन हमारे यहाँ गलतुल-आम होता जा रहा है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसकी डेफिनेशन बताएं। ये याद रखिएगा, जो जब भी लॉ होता है उसकी डेफिनेशन उसकी स्टेटमेंट होती है। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट है ए बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। एक बॉडी जो है वो अपनी हालत को बरकरार रखती है। अगर रेस्ट पे है वो हालत बरकरार रखती है, अगर वो रेस्ट पे है। अगर मोशन में है तो तब भी अपनी स्ट्रेट लाइन में, तो वो अपनी हालत बरकरार रखती है, ठीक है, प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन इट, कि इस पे कोई फोर्स जो है नेट फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रही। ये नेट फोर्स का जो कंसेप्ट है ये इन किताबों में आया। हम लोगों ने जब पढ़ा, अब तक पढ़ते आए, तो उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस को बोला जाता था, बैरूनी ताकत, एक्सटर्नल फोर्स। तो पहले इसकी स्टेटमेंट बनती थी यही, यहाँ पे नेट फोर्स की बजाय लिखा था इन एब्सेंस, शुरू में लिखा होता था इन एब्सेंस ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स ए बॉडी कंटिन्यूड स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। किसी बैरूनी कुव्वत की गैर मौजूदगी में एक साकन जिस्म हमेशा साकन होता, रुका रहता, और एक मुतहरिक जिस्म जो कि स्ट्रेट लाइन में सिरात मुस्तकीम में चलता है, वो चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। ये के दो हिस्से हैं। अच्छा, ये कानून जो है मैं बोल रहा था, इसके दो हिस्से हैं। तो एक स्टेट ऑफ रेस्ट की बात हो रही है और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब हम इसका मुताला करते हैं कि क्या ये आम जिंदगी में बात सही है। देखिए, एक चीज़, एक किताब, एक बुक जो है मेज़ पे आपने रखी हुई है, टेबल या कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, वो उस वक्त तक वहाँ पे पड़ी रहेगी जब तक हम उसको हिलाते नहीं, उठाते नहीं हैं। हमारा आम मुशाहदा है कोई चीज़ जहाँ पे रख दी जाए वहीं पे होती है, और जब तक कि कोई फोर्स वो हम लगाएं, कोई और लगाए, हवा चले किसी भी ज़रिए से, तो वो वहाँ से हिलने वाली नहीं है। तो ये बात तो ठीक हो गई। दूसरी बात अजीब लगती है कि एक स्ट्रेट लाइन में कोई चीज़ मोशन कर रही है तो वो चलती रहेगी, रुकेगी कभी नहीं। हालांकि हम कोई भी चीज़ को, एक बॉल को मैं रोल करता हूँ, थोड़ी दूर जाके रुक जाएगा। इस लॉ के मुताबिक तो रुकना नहीं चाहिए। अब इसकी ज़रा तफसील समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखें ये क्यों रुकती है, ये वजह समझने की कोशिश करें। हम शीशे की गोलियां जिन्हें बंटे बोलते हैं वो एक लेते हैं, अगर हम उसे रोल करते हैं मट्टी के फर्श पे, तो वो थोड़ी दूर जाके रुक जाएगा,
अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में ईंटों का प्लेन फर्श लेते हैं, प्लेन ईंटों का फर्श, उस पर रोल करते हैं, तो वो उससे ज़्यादा उतनी फोर्स के साथ ही वो उससे ज़्यादा थोड़ा सा फासला तय करेगा। अच्छा, उसके बाद जो है हम एक संगे मरमर का पॉलिश शुदा बड़ा ही मुलायम है फर्श है, उस पर रोल करते हैं उसी गोली को। वो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम जो मैंने एग्जांपल दी है उससे बहुत ज़्यादा फासले पे जाके रुकेगा दूर। तो हम तो कह रहे, ये तो कह रहे चलता रहेगा। अब हम काज देखते हैं क्या वजह वो रुक गया जाके। तो जो पहला फर्श था मिट्टी का, हमने देखा उसकी फ्रिक्शन ज़्यादा थी, रगड़ उसके अंदर ज़्यादा थी, क्योंकि वो खुरदरापन ज़्यादा हो, जितना खुरदरापन हो उतनी रगड़ या फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। ईंटों का फर्श की फ्रिक्शन उससे कम होगी, फ्रिक्शन हमने कम कर दी तो उसने ज़्यादा फासला से किया, फ्रिक्शन हमने बहुत ज़्यादा कम कर दी तो वो जो गोली है शीशे की बंटा वो बहुत दूर तक गया। अगर हम फ्रिक्शन ख़त्म ही कर दें तो ये कभी नहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा। वो हमारे इख्तियार में नहीं है फ्रिक्शन ख़त्म करना, ठीक है ना, वो हमारे इख्तियार में नहीं है यहाँ पे ज़मीन पे रह के हम फ्रिक्शन ख़त्म कर चलता रहे। लेकिन अगर आइडियल केस है कि हम उसको ख़त्म कर दें तो इसके तहत ये बात हुई कि एक बॉडी जो है वो, ये आपको फिर मैं बता दूं, नेट फोर्स जो मैंने बैरूनी क़ुव्वत बोला, नेट फोर्स से मुराद ऐसी फोर्स है कि एक बॉडी पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं। फर्ज कर लें ये अपवर्ड फोर्स है, ये डाउनवर्ड फोर्स है, ये अपवर्ड फोर्स है, ये दोनों बैलेंस है। ये फर्ज करें 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, बैलेंस ख़त्म हो गया। ये इधर 5 न्यूटन है, फोर्स राइटवर्ड लग रही है, लेफ्टवर्ड 5 न्यूटन लग रही है, तो इसकी नेट फोर्स 0 है या एक्सटर्नल फोर्स इसकी 0, कोई फोर्स, ये रेस्ट पे रहेगा। अगर फ़र्ज़ कर दें इधर मैं 15 न्यूटन लगा दूं, ये लेफ़्ट राइट तो नहीं रहेगा, ये 5 ये कम पड़ गई तो ये इस तरफ चलना शुरू हो जाएगा। अब ये जो 10 न्यूटन है ना, 15 में से 5 निकले 10 न्यूटन, ये नेट फोर्स है या बैरूनी या एक्सटर्नल फोर्स है। इस फोर्स के तहत ये बॉडी मूव करेगी, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में इनर्शिया पढ़ा था, ये इनर्शिया मैंने लिखा है, इनर्शिया ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ये प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है कि ड्यू टू विच एक बॉडी जो एट रेस्ट है वो कहेगा मैं रेस्ट पे रहना चाहता हूँ, ये बॉडी इन मोशन है वो कहते हैं मैं इन मोशन में ही रहना चाहता हूँ। ये इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। अगर आप ये फर्स्ट लॉ देखें, इसमें एक बॉडी जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहना चाहती है, और एक बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, वो चलते ही रहना चाहती है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इनर्शिया आपने पढ़ा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़े। इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इसी वजह से, इसी रीज़न की वजह से हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसकी एक एग्जांपल जो दी हुई है यहाँ पे, हम लोगों ने खुद पढ़ी हुई है, जब हम लोग मैट्रिक में थे तो इनर्शिया के साथ पढ़ाई गई, अब इसने लॉ ऑफ इनर्शिया के साथ पढ़ाई गई। एग्जांपल इससे ज़्यादा थी लेकिन मैं ये एक ही बात आपके साथ करूँगा। एक बस रुकी हुई है और फ़र्ज करें उस पर मैं खड़ा हूँ और लोग भी खड़े बैठे भी होते हैं, मैं खड़े हुए की मिसाल लेता हूँ। तो जिस वक्त बस का ड्राइवर एकदम बस चलाना शुरू करता है और मैंने कोई सहारा नहीं पकड़ा हुआ, अव्वल तो मुझे कोई सपोर्ट पकड़नी चाहिए, तो बस जब चलेगी तो मैं एकदम पीछे की तरफ जाऊँगा और संभलूँगा पकड़ के, अपने आप को बचाऊँगा गिरने से। फिर देखें बस आगे की तरफ चली और मैं पीछे की तरफ। अच्छा, इसकी रीज़न क्या हुई कि जिस वक्त बस चली है ना तो उसके फर्श के साथ मेरे पाँव चिपके हुए हैं, उसने फर्श के साथ मेरे पाँव ने मूवमेंट शुरू कर दी, बस के साथ चल पड़े। लेकिन बाकी जिस्म जो है वो तो इनर्शिया की वजह से कहता है मैंने रेस्ट पे लेना, मैंने तो नहीं चलना, तो ये पीछे रह गया। ये अपनी जगह पे खड़ा है, पीछे नहीं, ये अपनी जगह पे खड़ा, पीछे खड़ा नहीं रह गया, आपके पाँव आगे चल पड़े। नतीजा क्या हुआ, आप गिरने लगे। तो बेहतर है आपको सपोर्ट पकड़ेंगे ना। अब अगर आपका फर्श पाँव से चला रहा है तो जो छत है ना, जो सपोर्ट आपने पकड़ी हुई है वो आपके बाजू को चला रही है, तो झटका तो थोड़ा सा लगेगा लेकिन कम है, फिर गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर बस चल रही है 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, सिर्फ 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है, तो बस भी जा रही है 60 किलोमीटर से, हम खुद, मेरा पूरा जिस्म 60 किलोमीटर के साथ चल रहा है। अब बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने से फ़र्ज़ कर लें कि थोड़ी सी देर में उसकी स्पीड होगी 20 किलोमीटर, बड़ी तेज़ ब्रेक, 20 किलोमीटर पर आवर, 60 से 40। अच्छा, बस तो 20 पे आ गई, 60 से 20 पे आ गई, ठीक है ना।
और मेरे पाँव उसके साथ चिपके हुए हैं, वो भी उसकी उन्होंने वही रफ्तार अडाप्ट कर ली जो कि बस की है, कम हो गई। लेकिन ऊपर वाली बॉडी तो आज़ाद है, वो तो फ्री घूम रही है। तो नतीजा क्या होगा, जब वो ब्रेक लगाएगा तो मैं एकदम आगे की तरफ गिरने लगूँगा, ठीक है, और मैं पकड़ के अपने आप को बचाऊँगा। तो बॉडी जो है जितनी आपकी बस के साथ चिपकी हुई है पाँव, वो फ़ौरन उस रफ्तार को अख्तियार कर लेगी जो बस में है। एक मिसाल और सुन लें, वो शायद इसमें है कि नहीं, कि जिस वक्त आप बस से उतरते हैं, चलती हुई बस से, ठीक है, तो फ़र्ज़ कर लें कि आप बस जो है बड़ी स्लो स्पीड में है, 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से। अव्वल तो उतरना चाहिए, इंतहाई ख़तरनाक होते हैं, बड़े हादसा होते हैं। तो अगर आप वहाँ पे उतरते हैं ना, तो आपको आगे की तरफ दौड़ लगानी पड़ती है, क्योंकि आपका जिस्म एकदम जब नीचे उतरता है, फर्श पे आते हैं, रोड पे आते हैं, तो आपकी अपने पूरे जिस्म की रफ्तार है 10 किलोमीटर पर आवर, रुके हुए नहीं है। तो जब आप ज़मीन पर ठप करके जमेंगे तो पाँव तो रुक जाएंगे आपके, लेकिन अगला ऊपर वाला जिस्म तो चल रहा है, वो आगे की तरफ आपको गिराएगा। इसलिए आपको बचने के लिए थोड़ा सा आगे की तरफ भागना पड़ता है। यकदम ब्रेकें लगाएंगे ना तो बुरी तरह गिरेंगे। तो ये इनर्शिया की एग्जांपल थी, या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया में जो डिस्कस की गई जी। इसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम फोर्स की डेफिनेशन, जो मैंने पिछले आर्टिकल में बोला हमने फोर्स पढ़ा, उसका यूनिट पढ़ेंगे जो कि न्यूटन है। तो यहाँ पे इसका यूनिट भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, अगर मैं किसी जिस्म पे फोर्स लगाता हूँ तो वो मेरी फोर्स उसके अंदर एक्सेलेरेशन पैदा करती है। अच्छा, मैं कम फोर्स लगाऊंगा एक्सेलेरेशन कम होगा, ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ज़्यादा एक्सेलेरेशन होगा। उसकी मिसाल ले लें कि आपके पास मोटरसाइकिल है 70 सीसी की और दूसरी है 125, तो एक्सेलेरेशन की मिकदार जो है वो 125 में ज़्यादा होगी। अगर इनके दरमियान 100 मीटर की रेस लगा दें ना, 100 मीटर के पहले कौन पहुंचेगा, यानी कि तेज़ तेज़ रेस देनी है, तो जो बड़े इंजन वाली है ना वो 125, वो ज़्यादा ताकत के साथ उसके अंदर एक्सेलेरेशन ज़्यादा पैदा होगा, क्योंकि वो फोर्स ज़्यादा लगा रही है, वो एक्सेलेरेशन ज़्यादा पैदा करेगी। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं फोर्स ज़्यादा लगाता हूँ तो उसके अंदर एक्सेलेरेशन ज़्यादा पैदा होगा। एक बात हो गई। अच्छा, जो ये एक्सेलेरेशन है उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक्सेलेरेशन ज़्यादा क्योंकि फोर्स ज़्यादा थी, ये जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस है उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी अगर फोर्स की मिकदार ज़्यादा है। एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। फोर्स मीन नेट फोर्स, अब स्टेटमेंट में बाद में आएंगे इधर। अच्छा, उसके बाद ये देखिएगा कि हमने देखा कि जो है वो 125 जो बाइक है उसने फ़र्ज़ कर लें 100 मीटर का फासला जो है वो कोई 2 या 3 सेकंड में तय किया। 100 मीटर का फासला ज़्यादा नहीं होता, 3 सेकंड में सॉरी वो तय किया। अब हमारा कल्चर ही बन गया, अब हर एक को पता है यहाँ पे मोटरसाइकिल रिक्शे बनते हैं, चिंची रिक्शे बनते हैं। अब उस गरीब 125 के साथ मैं एक ना चिंची रिक्शा बांध देता हूँ, ठीक है जी, और उस पे मैं 6 सवारियाँ बैठा देता हूँ, ठीक है जी। अब उस गरीब को कहता हूँ दिखा अपनी फोर्स, पहले तो तू 3 सेकंड में पहुँचा था 100 मीटर का फासला तय के, अब करके दिखा। वो रो पीट के कोई 10 सेकंड के अंदर वो 100 मीटर का फासला तय करेगा। अब क्या हुआ, फोर्स तो उतनी ही थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके एक्सेलेरेशन कम पड़ गया। क्यों? मैथ की वजह से, उस बॉडी का मैथ बढ़ गया। तो ये एक्सेलेरेशन जो फोर्स प्रोड्यूस करती है, ये एक्सेलेरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैथ ऑफ द बॉडी। मैथ बढ़ा देंगे एक्सेलेरेशन कम हो जाएगा। तो ये इसकी अपना तफसील थी जो मैंने समझाई है। इसकी स्टेटमेंट में आते हैं। फोर्स आपकी बुक में नेट फोर्स बोलते हैं, तो पहले हम सिंपल फोर्स बोलते थे, बहरहाल आपकी किताब के मुताबिक ही चलते हैं। इसमें थोड़ी सी मैंने कमी बेशी की है, बुक से स्टेटमेंट देखते हुए कुछ अल्फाज कम किए हैं, लेकिन वो राइट है, ठीक है। व्हेन ए नेट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलेरेशन इन द बॉडी इन इट्स डायरेक्शन। जब नेट फोर्स किसी जिस्म पे लगती है तो वो अपने ही सिमत में उसमें एक्सेलेरेशन पैदा करती है। एक्सेलेरेशन, अब एक्सेलेरेशन की बात होनी शुरू होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलेरेशन, उस एक्सेलेरेशन की मिकदार जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, और बराह रास्त मुतनासिब है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज़ बढ़ती है दूसरी भी बढ़ती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो उस फोर्स के, ज़्यादा फोर्स ज़्यादा एक्सेलेरेशन, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैथ। और इसकी जो मैथ है, सवारियाँ ज़्यादा बैठा दी
तो मैथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये इसके दो हिस्से हैं इस लॉ के। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है फोर्स के, एक हिस्सा इसका ये हो गया। वही एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है मैथ के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से मुराद है वो इस चीज़ को हम 1 ओवर से रेसिप्रोकल में 1 के रेसिप्रोकल के साथ लिख देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आमने सामने लिखेंगे। ये दो रिलेशन है, इन्हें इक्वेशन नहीं बोल सकते, इन्हें रिलेशन बोल सकते हैं फिलहाल, प्रोपोर्शनल है ना ये। इन दोनों को कंबाइन करते हैं, ये नंबर इसको 1 कर देते हैं, नंबर 2 हम लिखेंगे कंबाइनिंग दीज 2, तो कंबाइन करेंगे मिला के लिख दें, इधर ऊपर f आ गया ओवर m आ गया। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान जब ख़त्म करते हैं तो हमें सम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, a इज इक्वल टू k f ओवर m, और बताना पड़ता है कि वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। उर्दू में बोलेंगे ये तनासब का कांस्टेंट है, मुस्तकिल है। ये जब इस निशान को कन्वर्ट करते हैं सम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, सिस्टम इन सिस्टम एसआई सिस्टम, इसे एम के सिस्टम भी बोला जाता है, सिस्टम इंटरनेशनल इन एम एसआई सिस्टम द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1, इसकी कीमत 1 है, 1। अच्छा, ए 1 एफ ओवर एम, के की जगह 1 लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो ये आपके पास f इसके नीचे 1 के साथ मल्टीप्लाई का, f इज इक्वल टू एम ए, f इज इक्वल टू एम ए, फोर्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन आपके पास निकल आई। और ये f इज इक्वल टू एम ए, जहाँ देखें उसे बोले न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जहाँ पे आप इसको देखेंगे आप बोलेंगे ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। और इसकी मदद से हम फोर्स की डेफिनेशन भी, उसका फोर्स का यूनिट भी बता सकते हैं। फोर्स की डेफिनेशन तो जो होगी F इज इक्वल टू एम ए। तो ये फोर्स की डेफिनेशन किस साइंसदान ने पेश की? न्यूटन ने। आमतौर पे असूल ये रहा है कि जो साइंसदान जो काम करता था और साइंस पे और उसका कोई यूनिट निकलता था तो उसी साइंसदान के नाम से रखा जाता था। तो फोर्स क्या इंट्रोडक्शन जो करवा रहा है न्यूटन करा रहा है, तो हम इसका यूनिट है उसका नाम भी न्यूटन रखा गया। अब ये देखिएगा न्यूटन जो है वो कितनी फोर्स को बोलते हैं। देखिए फोर्स 1 न्यूटन होगी अगर मैथ का यूनिट क्या है 1 किलोग्राम, और इसका यूनिट कितना है एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी डेफिनेशन बनेगी 1 न्यूटन इज दैट मच फोर्स, 1 न्यूटन उतनी फोर्स है विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी हुज मास इज 1 किलोग्राम। ये मैथमेटिक्स का जो फार्मूला है यही आपके पास जो यूनिट ऑफ फोर्स है ना न्यूटन, उसकी डेफिनेशन आपको बता रहा है। अब ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हर अमल का एक रद्द अमल होता है जो मिकदार में मैग्नीट्यूड में बराबर और कीमत में इसके मुखालिफ होता है। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक बॉल जो है वो मैं दीवार पे दे मारता हूँ तो जिस रफ्तार से जाती है वो तकरीबन उसी रफ्तार से वो वापस आती है। अच्छा, जो एक्शन है और रिएक्शन दोनों डिफरेंट बॉडी पे होते हैं, डिफरेंट बॉडी पे। अब डिफरेंट बॉडी यहाँ पे समझ लीजिएगा, जब मैंने बॉल मारा ना तो उसने दीवार पे एक्शन किया, ये अमल किस पे हुआ? दीवार पे एक्शन हुआ, और रिएक्शन के तौर पे दीवार ने उसको बैक पुश किया, उसे फोर्स लगाई वापस की तरफ। अब जो रिएक्शन है वो बॉल पे है, एक्शन दीवार पे, रिएक्शन बॉल पे।
तो इस तरह हमारी आम ज़िंदगी में बहुत सारी एग्जांपल है जो कि दी जा सकती है। ये मैंने एग्जांपल एक बॉल की दी है, आपकी किताब में जो एग्जांपल दी हुई है, एक बुक की मिसाल दी हुई सबसे पहले कि एक किताब किसी टेबल पे पड़ी हुई है तो उसका एक्शन है, उसका वेट वो नीचे की तरफ है, उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, उसका वेक्टर नीचे दिखाएंगे। आप क्योंकि ये नीचे या ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं कर रहा तो उतना ही वेक्टर ऊपर की तरफ दिखाएंगे, वो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ टेबल। ये वेट ऑफ ये बुक जो पड़ी हुई है उसका है, और ये रिएक्शन ऑफ टेबल, एक्शन और रिएक्शन बराबर और सीमत में मुखालिफ। अच्छा, इसके बाद बैलून की मिसाल दी हुई है। एक बैलून है, उसके अंदर हवा भरी हुई है, तो आप उसको छोड़ दें, उसका मुंह छोड़ दें तो हवा बड़ी तेज़ी से बाहर निकलेगी। तो बैलून क्या दे रहा है? एक्शन, हवा बाहर निकाल रहा है। और रिएक्शन क्या होगा बैलून पे? कौन करेगा? जो हवा बाहर निकल रही है वो रिएक्शन के तौर पे बैलून को आगे की तरफ ले जाएगी। ये बात हो गई। उसके बाद आप रॉकेट ले लें, उसकी तस्वीर भी बनी हुई किताब में आपके, कि रॉकेट जो है वो बड़ी तेज़ी से ईंधन जो जलता है पेट्रोल उसके अंदर, उसकी जो गैसें है नीचे की तरफ प्रेशर के साथ खारिज करता है। तो ये जो बॉडी है ये रॉकेट की, ये गैसें खारिज कर रही हैं। तो गैसें जो है ना वो रिएक्शन के तौर पे इसको ऊपर की तरफ उठा रही हैं। हेलीकॉप्टर की मिसाल ले लें। हेलीकॉप्टर जो है उसके पर जो है बड़ी स्पीड के साथ हवा को नीचे की तरफ फेंकते हैं, और वही हवा रिएक्शन के तौर पर हेलीकॉप्टर को ऊपर की तरफ उठाती है। अच्छा, इसके बाद हमारे चलने की मिसाल जो है कि अगर हम चलते हैं तो हम पीछे की तरफ, ये सीधा नीचे की तरफ नहीं, यहाँ पे खड़े होकर ज़मीन पे जोर लगाएं तो क्या लगा सकते हैं? जितना आपका वेट आप खड़े हैं जोर नहीं लगा सकते। हाँ, ये पाँव मैंने एक पीछे किया, अब जोर लगाया, पीछे की तरफ जोर लगाया, ज़मीन ने मुझे आगे पुश किया और मैं आगे चलना शुरू हो गया। तो आप ज़मीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं, ज़मीन आपको आगे की तरफ पुश करते हैं। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तीसरी मिसाल जी। नेक्स्ट आर्टिकल है मैस एंड वेट। मैस एंड वेट ये दो मुख्तलिफ क्वांटिटी है, इसके बारे में कन्फ्यूजन तो ये है कि दोनों सेम है, तो मैस और वेट में कोई फ़र्क नहीं है। आमतौर पे ज़िंदगी में हम कह रहे होते हैं कि जी अपना इसका वज़न करो 3 किलो 4 किलो, गलत बोल रहे होते हैं, गलत और आम बोल रहे होते हैं। तो किलोग्राम वेट का यूनिट नहीं है, और जब हम चीज़ खरीद होते हैं किलोग्रामों में तो हम वेट में नहीं ले रहे होते, हम मैथ में ले रहे होते हैं। तो मैथ क्योंकि हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, दोनों की डेफिनेशन इसके अंदर मौजूद है, और दोनों की डेफिनेशन केमिस्ट्री में भी जाके मिलती हैं, तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। तो मैंने जिस तरीके से अभी आपको समझाऊंगा या पढ़ाऊंगा, जिस तरीके से भी, ये वो तरीका है जिस तरीके से हमने खुद पढ़ा था जब हम लोग मैट्रिक में थे, और सालों साल तक हम पढ़ाते रहे। और ये वही बातें आपकी किताब में भी लिखी हुई हैं, कोई नई बातें नहीं है। वो जो लिखी हुई हैं पैराग्राफ में लिखी हुई हैं, तो मैंने पॉइंट्स में बना के लिखा है, तो पॉइंट्स में याद करना आसान हो जाता है। मैं 1 बाय 1 इसे डिस्कस करूँगा, तो आपने ये करना है कि इसको स्टिल करके रोक के ना, तो एक मरतबा आपने इसको नोट कर लेना है। इसी तरीके से याद करने के लिए आपको बहुत आसान है। ये 6 पॉइंट्स हैं, तो अगर ये आर्टिकल आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है तो आप इसको लिखते हैं, तो आप जो है 6 में से 4 पॉइंट याद है तो वो भी बहुत है। बहरहाल बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखिएगा, मैथ एंड वेट। तो पहले इसकी डेफिनेशन मैथ की लिख दें तो वेट की लिख दें। द क्वांटिटी ऑफ मैटर विच ए बॉडी कंटेन इज कॉल्ड मैथ ऑफ द बॉडी। एक जिस्म में मादे की मिकदार जो है वो उसकी मैथ कहलाता है। अब ज़रा फ़र्क देख लीजिएगा, एक टेनिस बॉल है खोखला होता है, एक क्रिकेट बॉल है ठोस होता है। अब मादा या मैटर है उसकी क्वांटिटी किस में ज़्यादा है? क्रिकेट के बॉल में, ठीक है जी। और ये इसमें मादे की मिकदार कम है। अब ये कंसेप्ट हो गया ना आपके पास कि मादे की मिकदार जिसमें ज़्यादा है उसकी मैथ ज़्यादा है। अच्छा, ये डेफिनेशन मैथ की हो गई। फोर्स जो ये वेट जो है ये फोर्स है, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी टुवर्ड इस सेंटर। एक जिस्म को अर्थ अपनी मरकज़ की तरफ जितनी फोर्स से खींचती है, डैट फोर्स इज कॉल्ड वेट ऑफ दिस बॉडी, ठीक है जी। ये देखिए, द क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ ए बॉडी, ये द क्वांटिटी ऑफ मैटर ए बॉडी कंटेन्स, ये क्योंकि मैंने जो याद किया वो अल्फाज यही हैं, आगे पीछे हो गए। अच्छा, द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स बॉडी टुवर्ड इस सेंटर इज कॉल्ड वेट, ये वेट हो गया। अब मैथ जो है एक
स्केलर क्वांटिटी है। मैथ सुन ले होती क्या है, आप बाजार से कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, इतने किलो दे दो, इतने किलो दे दो, अब मैथ खरीद रहे हो, इन मैथ नॉट वेट। अब कोई चीज़ें ठोस होती हैं, ठीक है ना, 1 किलो का वाट वो इतना सा रखता है, दाल इतनी सारी आ जाती है, क्योंकि उसके जो है एटम क्लोजली पैक है लोहे के, और दाल के ऐसे नहीं है, वो खुले खुले, इसलिए उनका साइज़ बड़ा। अगर आप किलो फॉर्म लेंगे तो इतना सारा फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना, बात फॉलो कर गया। तो ये आखिरी पे जाता हूँ कि ये जो है मैथ जो है इसका यूनिट किलोग्राम है, ठीक है। और सिस्टम इंटरनेशनल में, ऐसा ही सिस्टम में, और इसका यूनिट है, क्योंकि आपको बताया कि ये जो वेट है वो एक फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। चलिए अब दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है जी, और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स है, इसकी डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होती है, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होती है। इट इज़ कांस्टेंट एवरीवेयर। आप फर्क करें, आपको थोड़ा सा पता होगा कि अगर हम मरी में चले जाएं, यूबिया नथिया गली में, तो हमारा वज़न कुछ कम हो जाता है। मैं एक मिसाल स्टूडेंट को देता रहा हूँ, अगर मेरे पुराने स्टूडेंट देखेंगे, इसको एंजॉय करेंगे याद करके, कि मेरे नाना होते थे माशाल्लाह, उन्हें पाजी बोलते थे, और उनकी एज 100 के करीब थी। लाहौर में जब होते थे ना, वो थोड़ा सा झुक के चलते थे, थोड़ा सा झुक के चलते थे, और गर्मियाँ वो नथिया गली में गुजारते थे। जब नथिया गली में जाते थे वो ज़्यादा चलते थे लाहौर की निस्बत, और सीधे चलते थे। क्यों? वहाँ पे उनका वज़न कम हो गया, ठीक है। यूँ आप ज़मीन के मरकज़ से दूर चले जाएंगे तो उसका वेट कम होता जाएगा। लेकिन मैथ है वो सेम रहेगी। मैथ आप 5 किलो यहाँ से तोल के कोई चीज़ लेके जाएं, नथिया गली में ले जाए, उन्हीं के तोल लें, तो वहाँ पे 5 किलो निकलेगी, क्योंकि 5 किलो ने कुछ वज़न लूज़ किया होगा ना लाहौर के लिहाज से, उतना ही बाट ने भी किया, ठीक है जी। तो अब जहाँ मर्जी ले जाएं तो वो मैथ जो है कॉन्स्टेंट एवरीवेयर। अच्छा, लेकिन वेट कम होता है, वो अभी डिस्कस कर भी दिया मैंने। यूँ मरकज़ से ऊपर चले जाएंगे, यानी आप ज़मीन के मरकज़ से जितना, ज़मीन की सतह पे ही आ जाए, इससे जितना ऊपर चलते जाएंगे आपका वज़न उतना ही कम होता चला जाएगा। तो वो वेट जो है वेरिएबल क्वांटिटी है। अच्छा, जो फोर्स का फार्मूला है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा, अभी पढ़ा, F=m में, ठीक है। और इसकी मदद से हम मैथ कैलकुलेट सकते हैं। मैथ कैलकुलेट किससे करेंगे, m=F/a। इस फार्मूले से आप मैथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और वेट W=mg, इस F को मिटा के W लिख दें और A की जगह G आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये 5वां पॉइंट कि मैथ को किस तरीके से मेजर किया जाता है। ऑर्डिनरी जो है बैलेंस मीन तकरी या तोलने का जो आला है। एक तकरी होती है कि एक जो दुकानदार है, आजकल ये इस्तेमाल नहीं हो रही, सब्जियां बेचने वाला, ये यूँ उठाता था, उसके 2 पलड़े होते थे। एक पलड़े में अगर 1 किलो का बाट रखा हुआ है, दूसरे में जो चीज़ आप खरीदें वो डाल रहा है। कंपैरिजन क्या है, वो बाट नीचे है तो वो चीज़ और डालेगा, कंपैरिजन करेगा, दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो इसकी मैथ और इसकी मैथ दोनों की बराबर हो गई। ये तो यहाँ एक होता है वो ज़मीन पे भी रखते हैं, तो वो भी यही मेथड होता है, कंपैरिजन मेथड, उससे हम इससे मैथ तोलते हैं। और जो वेट है स्प्रिंग बैलेंस से, स्प्रिंग बैलेंस जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ जाएगा, आपकी किताब के अंदर मौजूद है। तो स्प्रिंग बैलेंस जो है आजकल जो है वो, अगर आप मुर्गी का गोश्त लेने जाते हैं, उन्होंने भी इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ है। ख़ास तौर पे मुर्गियाँ जब बेचने आते हैं दुकानदार को ट्रक पे, उन्होंने स्प्रिंग बैलेंस पकड़ा होता है। तो स्प्रिंग बैलेंस आइडियली तो हम इससे वेट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल मैथ की मेजरमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है। और इसके बाद 6 पॉइंट जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसका यूनिट किलोग्राम है और उसका न्यूटन। जी, इसके बाद हमने टेंशन पढ़ना। तो टेंशन का तारुफ आपको अपने हवाले से मैं करवाऊँ कि हमने फ़िज़िक्स में मैट्रिक में पढ़ा था तो वो समझ में नहीं आया था, और फिज़िक्स की किताब जब SSC में पढ़ते थे तभी हमें समझ नहीं उसकी अच्छे तरीके से आ रही थी। तो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में, अब मैं नाम शायद बोल रहा हूँ, मंदूर हुसैन या नासिर हुसैन शाह साहब, इसमें प्रोफेसर होते थे फिज़िक्स के।
तो उनके नोट्स, सारा गवर्नमेंट कॉलेज उन्हीं के नोट्स पढ़ता था, बड़े शानदार नोट्स थे। उन्होंने खुद से एक डेफिनेशन बनाई हुई थी जो फट समझ में आती थी कि टेंशन का मतलब ही क्या है। वो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई, तो मुझे याद है, ए फोर्स एक्सपीरियंस्ड थ्रू ए स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। एक फोर्स जो है जिसे आप डोरी के ज़रिए महसूस करते हैं उसको टेंशन बोलते हैं। बड़ा क्लियर कट इसके सारे मैसेज इसके अंदर आ गए कि एक जो है टेंशन वो फोर्स का नाम है, और ये आम फोर्स नहीं है कि आप धक्का लगा रहे हैं, गाड़ी पे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इंजन लगा रहे हैं, नहीं। एक वो जो डोरी के ज़रिए महसूस की जाए। द फोर्स एक्सपीरियंस थ्रू ए स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। मिसालें आपके पास बेपना है कि ये आपके खंभे, इस पे तारों में टेंशन होती है, अगर काइटिंग उस पर ज़्यादा पाबंदी लगी हुई है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पर किसी ने कभी उड़ाई हो तो आपको पता है कि वो आप खासी टेंशन महसूस करते हैं डोर की मदद से जो काइट आप उड़ा रहे हैं। तो अगर दो बंदे रस्सी पकड़ खींचते हैं तो जितनी फोर्स एक बंदा लगा रहा है दूसरा महसूस कर सकता है, बल्कि जो मुकाबला कर ले रस्साकशी का, तो जो फोर्स ज़्यादा लगाता है वो दूसरी पार्टी को, टीम को खींच लेता है। तो ये फोर्स कहाँ है कि आमने सामने मुकाबला नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, लेकिन फोर्स लगा रहे हैं और महसूस कर रहे हैं थ्रू एक रोप, एक स्ट्रिंग, ठीक है। दिस फोर्स इज कॉल्ड टेंशन। है फोर्स ही लेकिन टेंशन रस्सी के ज़रिए महसूस की गई। अच्छा, अब ये देखिएगा, एक ब्लॉक है, उसे आपने किसी स्पोर्ट के साथ, सॉलिड स्पोर्ट के साथ, छत के साथ बांधा हुआ है एक डोरी के थ्रू, ठीक है जी। अच्छा, ये लटका हुआ है छत के साथ ब्लॉक, इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ अमल करेगा, ठीक है। और एक बात तय है कि ये अगर टूट के नीचे नहीं गिरता, इसका मतलब है जितना इसका वेट है उतनी फोर्स रस्सी लगा रही है ऊपर की तरफ उसको बैलेंस रखने के लिए। अगर रस्सी काबल ना हो तो टूट जाए और ये ब्लॉक नीचे गिर जाए। तो अब हमने जब अपनी आगे प्रॉब्लम हल करनी है इसकी, तो ये याद रखिएगा, ये वेट जो है ये नीचे की तरफ, ग्रीन कलर का मार्कर लेता हूँ, ये देखिएगा, ये जो वेट है इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ, ये मैं इधर W लिख देता हूँ, जो क्या होता है mg, सिंपल वेट लिखते हैं। अच्छा, अब मैंने जितना वेक्टर बनाया, ये मैंने वेक्टर बनाया, वेट्स का वेक्टर है, उसकी लेंथ मैंने बनाई, उसकी मैंने डायरेक्शन बताई। अब उसी बॉडी पे टेंशन जो है वो यहाँ से चलेगी, टेंशन यहाँ से, उस वेक्टर की लंबाई उतनी होगी जितनी ये है, क्योंकि ये जो है टेंशन T, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से टेंशन की डिस्कशन करना चाहूँगा इस जगह से, तो जो बॉडी छत है उसके अपोजिट बाहर की तरफ निकलूँगा, ये याद रखिएगा। तो टेंशन वेक्टर है, ठीक है, वो हमेशा मैंने जिस बॉडी के साथ बात एसोसिएट कर रहा हूँ उसके बाहर की तरफ डायरेक्शन लेके चलना है, क्योंकि ये अगले आर्टिकल पे हमें इस्तेमाल होना है। तो ये इसलिए मैंने सारा आपको इंट्रोडक्शन कराया, ये इसकी डेफिनेशन जो कि समझ में आने वाली है, और ये जो डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी जो लेंथ बता रहा हूँ ये अगले आर्टिकलों में हमें काम आएगी। तो आज का लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह इससे आगे चलने के लिए दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।